पूर्ण हक मिले उनको। पॉलिटिक्स में अधिकार तो पहले भी मिले थे, उनको भागीदारी मिली थी, लेकिन नीति के माध्यम से उनका नीति के माध्यम से जब वो निर्माता बनती, अपने निर्माता होने का जो सक्षमता के साथ वो पार्टिसिपेट करती, महिलाओं की आवाज बनती। महिलाओं की कितनी समस्याएं रहती हैं जो सदन में उजागर नहीं हो सकती हैं, महिला की आवाज उठा सकती है और पूरे केंद्र का, पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व, एक तिहाई जो हमारा बहुमत रहता, हमारा जो आरक्षण के माध्यम से हमारी बहनें सदन में रहती, चाहे विधानसभाओं में रहती, तो महिलाओं की आवाज उजागर कर पाती। तीनों विधेयकों में विपक्ष ने मुद्दा बनाया डिलिमिटेशन का। 1971 की जो जनगणना हुई थी, मात्र संख्या थी 54 करोड़। आज की जो संख्या है वो 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें महिलाओं का संख्या जो है वो 70 करोड़ आती है। 54 करोड़ की संख्या में क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी महिलाओं को एक तिहाई रिप्रेजेंट कर पाती? दूसरा जो संशोधन उन्होंने परसिमन का कहा, एक जो है सीट वो 10,000 की है और दूसरी जो सीट है वो 40,000 की है, 60 लाख की है। ऐसी प्रॉपर पूरी डिलिमिटेशन होने के माध्यम से सारी जनगणना के आधार पर 50% जिसका नियम रखा गया था कि उस एवरेज के आधारित सब राज्यों में सीटें बढ़ती, 1/3 बहुमत के साथ महिलाओं की सीटों को आरक्षण मिलता, तो सदन की आवाज ही अलग होती। और यहाँ की तीसरा विधेयक जो संशोधन का लाया गया वो था दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी काउंट होती है और उसको प्रॉपर एक यूटी एक्ट जो है वो उसको कंट्रोल करता है। अगर उसमें संशोधन नहीं होता, उस विधेयक को इसलिए लाया गया कि तीनों की जो संख्या थी उसमें संशोधन लाया जाए और उसके आधारित 32, 28 और 20 की रेशो से तीनों में संख्या महिलाओं की बढ़ती विधानसभाओं में, तो प्रॉपर आवाज महिलाओं की जो है वो जनता के बीच में जा सकती थी। लेकिन विपक्ष ने चौथा जो मुद्दा बनाया, दक्षिण भारत की सीटों को बिना किसी होमवर्क के कि यहाँ पर जो है वो हमारी सीटें घट रही हैं, जो हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने बड़े क्लियर शब्दों में एक एक तथ्य सदन में रखा, एक एक तथ्यों के माध्यम से हर विधेयक की चर्चा हुई। जो भी क्वेश्चंस विपक्ष ने किए, किसी को भी रोका नहीं गया कि उस पर चर्चा नहीं होगी। एक तरफ वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपने आप में पारदर्शिता के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए महिला की आवाज को दबाया गया, तो वो विपक्ष है। वो काला दिन सदन की पटल पर एक काला दिन घोषित होना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं को अधिकारों से महरूम रखा, दूर रखा। ऐसे विपक्ष को जो मात्र अपना क्रेडिट लेने के कारण महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा, आज महिलाएं एक आवाज बनकर जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, एक करारा जवाब जो है वो हमारी माताएं बहनें आने वाले चुनावों में देने जा रही हैं। तो विपक्ष प्रतिपक्षता के साथ पूरा सजग रहेगा कि महिलाओं का करारा जवाब क्या होता है। आपने देखा होगा यूपी की महिलाओं ने ठान लिया था सत्ता परिवर्तन, तो सत्ता परिवर्तित करके उन्होंने बताई। ऐसे बहुत से विधेयक, बहुत से कानून, कड़े कानून पास किए गए जो महिलाओं के हितों के लिए थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला की आवाज बन के रही है। आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस बिल को लाएगी, दोबारा इस अधिनियम को लाएगी, इम्प्लीमेंट। आपने एक और इलेक्शन चल रही थी, सदन में सांसद अवेलेबल नहीं थे। आई डोंट फील 3 दिनों का सदन बुलाया गया था। 3 दिन का एनफ टाइम होता है किसी भी चर्चा को चर्चा करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को चर्चा में लाने के लिए, किसी भी होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए।
और पारदर्शिता के साथ कोई एसी रूम में बैठकर किसी ने विधेयक पास नहीं किए, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश नहीं की। ओपन लोकतंत्र ढांचे में बैठकर, सदन में, ओपन सदन में बैठकर सब विपक्षी दल को समय दिया गया, ओपन समय दिया गया। हर एक क्वेश्चन का जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, किरण रिजिजू जी ने एक एक प्रश्न का जवाब बड़े तथ्यों के साथ दिया और सब सांसदों को बोलने का मौका मिला। लेकिन शर्म की बात है कि उस दिन महिलाओं के हनन, कहते हैं कि हम महिला के पक्ष की पार्टी है, हमने महिला आधारित पार्टी है, हमने 33% आरक्षण पंचायतों में दिया, लेकिन आज जब सत्ता में अधिकार देने की बारी आई तो विपक्ष एकजुटता के साथ पीछे क्यों हटा? क्वेश्चन मार्क है उन पर। और जवाब देंगी हमारी महिला। सशक्तिकरण की बात होती है तो महिला अपने सशक्त के साथ पूरा जवाब देगी आने वाले चुनावों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन का ही बहाना था। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये तो पहले से पास हो गया और उन बहुमत से सबने इसका सपोर्ट किया था। ये सिर्फ कहीं ना कहीं हर चुनाव भविष्य में जो होंगे वो जीतने के लिए डिलिमिटेशन करवाने के लिए ये बिल लाया गया था। मेरी मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं। मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से पूरा क्लैरिटी के साथ आपका उल्लेख किया कि डिलिमिटेशन क्यों जरूरी थी। 1971 की जनगणना और 2011 की जनगणना को अगर आधारित बनाया गया, उस समय मात्र हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 54 करोड़ थी। आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। क्या हमारा नेतृत्व महिलाओं के साथ सही जस्टिस कर पाता? अगर इम्प्लीमेंटेशन 2014 में हो जाती या एग्जिस्टेड सीट्स पे हमारी रिजर्वेशन हो जाती, डू यू फील कि हमारी महिलाओं को उनका प्रॉपर अधिकार मिल पाता? डिकेड्स ऑफ डिले बट वन डिसाइसिव लीडरशिप अपने आप में दर्शाती है कि आने वाले दिनों में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा और महिलाओं की आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपोज किया, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपोज किया गया इस बिल को। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकजुटता के साथ इंडी अलायंस का हिस्सा है और उन्होंने भी, उनके जो सांसद संसद में प्रेजेंट थे, उन सब ने भी सदन में इसको पारित नहीं होने दिया। मैडम 2023 में जो कानून लाया गया, अपोजिशन का कहना है कि उसमें भी ये जिक्र था कि जनगणना के बाद जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो ये, और दूसरा ममता बनर्जी का ये कहना है, तृणमूल कांग्रेस का, कि जितनी रिजर्वेशन इस कानून में है उससे ज्यादा तो अभी भी उनकी पार्टी में महिला सांसद या फिर विधायक है। ममता बनर्जी क्या कहती है वो आप वेस्ट बंगाल में भली भांति परिचित हैं। क्या उसका नंगा नाच सड़कों से लेकर अपने विधानसभा तक होता है, आप उससे भली भांति परिचित हैं। मैं अपना कमेंट करना सही नहीं समझती, लेकिन महिलाओं को उसके हक से अगर पीछे रखा गया तो ममता बनर्जी भी उसका एक हिस्सा है। और वो भी महिला होते हुए महिला की अगर आवाज दिवाई गई तो टीएमसी भी उसका एक हिस्सा है, डीएमके भी उसका हिस्सा है, कांग्रेस भी उसका है। और यहाँ की एक अपना सपा पार्टी वो कहती है कि महिलाओं की जनगणना आधार है। 3 महीने से पहले ही ऑलरेडी जनगणना शुरू हो चुकी है, उसमें हम कहीं भी इससे परे नहीं हैं। लेकिन इन तीनों तथ्यों के माध्यम से अगर संशोधन आता, सही रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की सदन में, राज्य विधानसभा में होती, पारित होता, इम्प्लीमेंट होता, तो देखना कि भारत का परिदृश्य क्या होता। आज एक महिला आर्थिक स्थिति आप निर्मला सीतारमण जी को देख रहे हैं, कितनी आर्थिक स्थिति उन्होंने मजबूत की है और किस लेवल पे भारत आज कार्यरत है। मैं इससे और आगे कुछ नहीं कहना। आपने कहा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब लोगों को संदेश दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितों की बात करती है। आपने 2024 में महिलाओं को मात्र 16% के अधीन टिकट का बंटवारा किया, जिसमें आपके 13% के साथ अभी सरकार में सत्ता में है।
तो अगर आपको लगता है कि हम बड़े ही महिलाओं के हितों की बात करने वाले हैं, जहां जहां आपकी राज्य की सरकारें हैं, जहां जहां आपके चुनाव हुए हैं, जहां फिर 2024 में जो चुनाव हुआ, आपने क्यों नहीं 33% महिलाओं को सीटें देके जो एक संदेश देते कि हम भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ है, हमने साबित कर दिया, अब विपक्ष को भी इसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि हम महिलाओं के बड़े हितैषी हैं। मणिपुर का किस्सा किसी से छुपा नहीं है। मणिपुर में महिलाओं को वस्त्रहीन करके सड़कों पर दौड़ाया गया, जलाया गया, तब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं चुप करके बैठी थी। आखिर दोहरा मापदंड क्यों? भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सत्ता संभाली थी, संकल्पित थी अपनी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए। आपने देखा होगा, जहां आपने ये उदाहरण उल्लेख किए, वही दूसरी ओर महिलाएं खेतों में जाकर सुबह अपना निवारण करने जाती थी। अगर घरों में इज्जत घर बनाए तो कौन सी पार्टी थी? महिलाओं को अगर इज्जत से चार दीवारी के अंदर उन्होंने अपने टॉयलेट्स की व्यवस्था दी तो वो कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी थी। आज लखपति दीदी हमारी महिलाएं बनी हैं तो वो कौन सी पार्टी थी? वो महिला की आवाज बनकर केंद्र में गूंजने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। ऐसी मैं कौन से उल्लेख करने जाऊं? अगर कड़े कानून, ऐसे इंसिडेंट होने के बाद कड़े कानून बनाए गए तो वो कौन सी पार्टी है? वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। मणिपुर की महिलाओं को क्यों नहीं याद करती महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं? मैंने पहले भी अपने तथ्यों के माध्यम से क्लैरिटी के साथ आपको उल्लेख करके बता दिया कि मैं खुलकर ही अपनी बात रखना चाहती हूँ और रखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला की आवाज थी। आप किसी और पार्टी का उदाहरण दे दीजिएगा कि वो हमेशा महिला की आवाज। आज सदन में अगर महिला की आवाज को बुलंद करना था तो विपक्ष एकजुटता के साथ पीछे क्यों हटा? क्वेश्चन मार्क उन पे आप लगाइएगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगणना के बाद क्या पॉसिबल नहीं है कि 2029 के चुनावों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा सके? उसके बाद क्या परिसीमन नहीं हो सकता और 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता? आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये विधेयक दोबारा लाए जाएंगे, पुनः कोशिश की जाएगी, जो तथ्य स्ट्रॉन्ग एक विश्लेषण के साथ सदन में दिए जाएंगे और यही विपक्ष खड़ा होकर इसको पारित करवाएगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा और महिलाओं को 1/3 बहुमत सदन में और राज्य विधानसभाओं में मिलेगा। 15 में रोपवे का मुद्दा है और रोपवे के बीजेपी का स्टैंड क्या है रोपवे को लेकर? क्योंकि पहले ये कहा गया एमपी जुगल किशोर शर्मा जी द्वारा कि जहां पे जनता होगी उनके साथ भाजपा खड़ी है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मेरा डोमेन नहीं है इसमें बोलने का। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पार्टी का जो स्टैंड, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है, जो उनका स्टैंड है वही पार्टी का स्टैंड रहेगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 1996 में महिला आरक्षण को लाया गया, वहां पे विरोध किया गया। 2004 में लाया गया, वहां विरोध किया गया। कांग्रेस ने कहा कि 2023 में सभी दल ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया और लागू नहीं किया गया। वो अभी आपने 2000 में लाया। लगातार जब विपक्षी दलों ने सत्ता में रही या विपक्ष में रही, सत्ता समर्थन दिया महिला आरक्षण को लेके, तो तब आपने विरोध किया। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस और सभी दल विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सच बताने में, जहाँ कुछ सच्चे तथ्य रखने में असफल रहे हैं, तो उसी कारण आज आपको लगता है कि बिल गिर गया, हालांकि कानून बन चुका है? आपने सारे इराज बताए, सारे डिकेट्स के साथ मुझे कोट किया। आप 2010 का भी आप देख लीजिएगा। कांग्रेस ने बिल सदन में लाया, उसके इंडीज अलायंस उसके समर्थक नहीं थे, मात्र भारतीय जनता पार्टी यूपीए जो अलायंस था उनको समर्थन किया। ये अपने आप में आपके क्वेश्चन का जवाब है। उन्होंने कहा कि तब भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया कांग्रेस ने कि आप जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे आपको डर क्यों? तो उनके डर से आपने उसका समर्थन नहीं किया, विड्रॉ कर लिया था समर्थन। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन को उस समय वो अपना बैकआउट नहीं किया था।
कांग्रेस के जो इंडी अलायंस थे उन्होंने उनके समर्थक नहीं थे, वो उस विधेयक के उस टाइम इस विधेयक के समर्थक नहीं थे, तभी लोकसभा में पास हुआ था लेकिन राज्यसभा में लैप्स हो गया था। आप इतिहास खंगालिएगा और उसको देखिएगा। मैडम जी, एक हटके सवाल रहेगा, कटरा की अगर बात करें, आपने कहा कि रोपवे पे आप बात नहीं रखेंगे, बात जहां पर अब रोपवे की नहीं करेंगे, बात करेंगे कटरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस है और कटरा में कोई भी व्यक्ति जो है वो रोपवे पर खुल के बात नहीं कर सकता। कटरा के लोग क्या, अगर पत्रकार भी अगर रोपवे पर बात करते हैं, जहाँ कटरा पे पुलिस क्यों इस पर बात करते हैं, उनकी पोस्ट डिलीट करवा दी जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके घर पे नोटिस भेजे जाते हैं। क्या ये पार्शियल इमरजेंसी समझे? एक तरफ इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी की थी वो लोकतंत्र की हत्या मानते, क्या मान के चले कि कटरा में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ये कमेंट करेंगे मैम, आप नेशनल स्पोक पर्सन है। मैं नेशनल नहीं, मैं प्रदेश की की है। आपके प्रदेश मैं प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। मैं प्रदेश की, मेरा डोमेन आप बात नहीं करेंगे। नहीं, कटरा में मैं प्रदेश से बात में संविधान की हत्या हो रही है, जहाँ पे इमरजेंसी जहाँ पे लगाई जा रही है। ना आज इमरजेंसी है, ना भारतीय जनता पार्टी कभी इमरजेंसी के हक में रही है। डोमेन हमारे अध्यक्ष जी का है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी जहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी गिनी जा रही है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, आप इस वीडियो डिलीट नहीं करते, आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएंगी। इस पे आपका क्या वो मत रहेगा? महामंत्री होने के नाते इसका मैं उत्तर देता हूँ आपको। ऐसा है कि किसी भी पत्रकार को कोई गलत न्यूज जो लोगों को वो ना करे, भटकाने का काम ना करे, इस तरह की न्यूज लगाने से रोका गया है। ना कि आपके पोर्टल तो चल रहे हैं, डेली न्यूज चल रही है। वही बात जो कटरा गंडोले की कर रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। जो प्रोटेस्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि गंडोला जो है वो श्राइन बोर्ड का प्रोजेक्ट है, ताराकोट से लग रहा है, लगे। लेकिन मेरी ये इसमें रहेगी श्राइन बोर्ड से भी, क्योंकि श्राइन बोर्ड का प्रोजेक्ट है कि कटरा का जो लोकल बिजनेसमैन है, चाहे वो बाणगंगा के मार्केट है, चाहे वो पुराना दूध वाली मार्केट है, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए कि क्योंकि उनका बिजनेस जो है इफेक्ट ना हो। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की यहाँ पे इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है, यात्रा आराम से चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह की कोई सर्विस जो है यहाँ पे नहीं है। खाली जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध यह है कि लोगों को भड़काया ना जाए, लोगों को भड़काया ना जाए, लोगों को गलत गाइड ना किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो होनी ही होनी है। ठीक है, जब आप जानते हैं जब ताराकोट मार्ग बना था तब भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन अगर हम तथ्य देखें तो यात्रा बढ़ी है और आने वाले टाइम में भी यात्रा बढ़ेगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर से मैं ये कहना जरूर कहूंगा कि कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है, और ना ही जो मीडिया पे जो भी शिक्षण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं वो है कि कोई किसी तरह का भड़कालू भाषण ना दे, कोई लोगों को इस तरह का कोई दंगा कराने की कोशिश ना करे, उस तरीके की रोक है। बाकी ऐसी कोई रोक नहीं है। धन्यवाद।